बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा साबिक चीफ ISI फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामशक्कत। ये वाज़ेह पैगाम है उन अनासिर को जो इदारे के अंदर और बाहर सियासी सरगर्मियों में मुलविस, बदअमनी फैलाने और आईन कानून मावरा इकदामात में मुलविस रहे हैं। क्या ये गैर मामूली फैसला मुल्क की सियासी राह मुतय्यन करेगा और माशी और सियासी इस्तेहकाम की राह हमवार कर पाएगा या नहीं, इसका फैसला वक्त ही करेगा। गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका। और स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया है माहिर कानून तजियाकार बैरिस्टर साद रसूल साहब ने। जनरल साहब, आपसे शो का आगाज करूंगा। फरमाइएगा कि इस फैसले से इदारे पर क्या असरात मुरतब होंगे और आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा और गैर मामूली फैसला है। बहुत शुक्रिया अनवर, मुझे मदऊ करने का और साथ एक पढ़े लिखे और कानूनदान को साथ बिठाने का। एक्चुअली तो आपको such a pleasure being on the same show with you. हम हमेशा, जब आपको याद है बहुत ये मैं अनवर साहब आपको बताता चलूं कि ये अभी की बात नहीं, अब तो फिर इस खाकसर को भी थोड़ा टेलीविजन पे वक्त मिलता है। जब नहीं भी मिलता था तो हम जनरल साहब की बातें सुन के थोड़ा रियासत को समझने की कोशिश करते थे। ऑलवेज सो बैलेंस्ड, ऑलवेज सो लॉजिकल। और सर, इट्स अ प्लेजर कि हम आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। द ऑनर इज ऑल आवर्स। मैं क्या ये आपका साथ की बात आपसे शुरू होना चाहिए थी कि कानून की बात है, ये बहुत बड़ी। हम जैसे देखिए जी, फैसला आ गया और इस फैसले के साथ मैं समझता हूँ एक जल्जला है जो शायद अच्छी तरह महसूस नहीं किया गया अभी तक। जहाँ तक इदारे का ताल्लुक है, इदारे ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है सबके लिए, इदारे के अंदर और बाहर सबके लिए। और जो इदारे पर ये नुक्ताचीनी जारी रहती थी कि इदारा अपने आप को कानून से बालातर समझता है और अपने लोगों को कानून से बालातर रखता है, उनको किसी किस्म की कोई पूछ की इजाजत भी नहीं देता। ये बहुत दफा, ये आज से नहीं कई सालों से ये बातचीत चलती रही है। मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ कि 7-8 लाख लोग जब एक जगह जमा हो, एक फौज का हिस्सा हो, और फौज के लिए डिसिप्लिन की बहुत अहमियत हो, जहाँ पर अगर इंसाफ और कानून सबके यकसा ना हो और जो गलती का उसको सजा ना मिले और जो गलती ना करे उसको सजा मिले, इस किस्म का इम्बैलेंस किसी भी फौज में उस फौज को तबाह करने के लिए काफी होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज ने बारहा ये साबित किया कि पाकिस्तान की फौज वो फौज नहीं है। यहाँ पर बाकायदा एक कानून है, जो पाकिस्तान के आइन के तहत कानून जो बने हैं वो बाकायदा उस पर पढ़ाया भी जाता है, उसको सिखाया भी जाता है और उसके ऊपर अमल करने के लिए एक पूरा महकमा है। तो ये बड़ा वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान की फौज अपने किसी भी शख्स को किसी भी लेवल पर हो, उसको सजा देने में हिचकिचाती नहीं है। पूरी इंक्वायरी होती है, ये बड़ा प्रोसेस है। एक इंक्वायरी होती है, उसके बाद सब एविडेंस रिकॉर्ड होती है, फिर जो इसके ऊपर भी ये इल्जाम लगे उसको पूरा अपने दिफा का हक मिलता है। यहाँ पर को मेरा ख्याल फैज के 2 या 3 वकील थे जो उनका दिफा कर रहे थे। तो ये भी बड़ा वाज़ेह हो गया कि कानून है। ये जो कहते हैं फौज में फौजी कानून के तहत सजा नहीं देनी चाहिए, फौजी कानून के तहत फौजों को सजा मिलती है, मिलती रही है, मिलती रहेगी अंदर। एक तो डिसिप्लिन, कानून की अमलदारी, ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया है। जहाँ तक इसके बाकी असरात का ताल्लुक है, तो जो अफसोसनाक अमर मेरे लिए ज़ाती तौर पर ये है कि एक इंतहाई सीनियर रैंक पर शख्स, काबिल शख्स समझे जाते थे, और जो उनकी जिम्मेदारी थी, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में अगर आप समझते हैं कि उनके पास जो ज़राए थे, मैं ताकत नहीं कहूँगा, ज़राए जो उनको मुहैया थे अपने काम के लिए, वो इस कदर वसीह और इतने मजबूत हैं कि उन ज़राए का अगर आप ज़रा से भी गलत इस्तेमाल करें तो फिर नतीजे आपको सामने नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे यहाँ का ये अलमिया नहीं है, कि दुनिया की जो बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहां पर भी आपको ये दास्तानें मिलेंगी, चाहे वो CIA हो, चाहे वो रॉ हो, चाहे वो साथ हो। अपने राय का इस्तेमाल अपनी जो कौमी फरीजा है उसके बजाय उससे आगे आप छीन कर जाएं और वहां पर चले जाएं जो आपका मैदान नहीं है,
वहां पर अपने जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करके किसी ऐसे मकसद के लिए जो पाकिस्तान की बेहतरी नहीं कर रहा, फिर तो पाकिस्तान की बेहतरी कर रहा हो फिर तो उसको डिफेंड किया जा सकता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि जो भी किया जा रहा है, ये ज़राए जो इस्तेमाल हो रहे हैं, या ताकत कह लीजिए, या जो अपने रिसोर्स हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान फौज के लिए नहीं, पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं, क्योंकि मकसद कुछ और है। तब ऐसा तो कहा फिर ये जा बहुत सकता है, ज्यादा ऐसा कहा जा सकता है कि इदारे का जो सियासी फ्रेमवर्क है उन्होंने एक कदम आगे गए हैं या उसे एक सीट किया आगे बढ़ गए हैं, इसी वजह से ये सारा कुछ हुआ। देखिए, इदारे का कोई सियासी फ्रेमवर्क नहीं है फ्रैंकली। जी। इदारे का सिर्फ एक मिलिट्री फ्रेमवर्क है कि आपने इस मुल्क को कौम का दिफा करना है। सही। जहां तक सियासी स्टेज पे आकर जो आप इतने सीनियर हो जाते हैं, अब DISI हैं, अब चीफ आर्मी स्टाफ हैं, और पूरी दुनिया में जहां पर भी फौज पाकिस्तान अफवाज जो हैं वो अपने सीनियर ऑफिसर्स के तहत के जरिए अपना जो नुक्ता नजर है वो हुकूमत तक पहुंचाती हैं। और सारी दुनिया में जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसका एक रोल है, मुल्क की सलामती के लिए तो है ही है, लेकिन बाकी मामलात भी, क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो हर चीज इस तरीके से आपके मुल्क की सलामती से जुड़ी होती है, तो इसलिए उनका उन कौमी हुकूमतों के साथ मिलाना, बातचीत करना वो समझ आता है। इसके अलावा और कोई किसी को ना कोई इजाजत है जी, ना ये होनी चाहिए। सही। चलिए, मुझे जरा बैरिस्टर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करने दीजिए। बैरिस्टर साहब, इस फैसले के आईनी, कानूनी और सियासी पहलुओं पर भी रोशनी डालिएगा और ये फरमाइएगा, ये इंडिकेट करता है ये फैसला कि बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। मैं आपकी इजाजत से जनरल साहब की मौजूदगी की वजह से एक जनरल साहब से सवाल पूछ जी जी जनरल साहब, हम जो इदारे से बाहर बैठते हैं हमें ये बताया जाता है कि इदारा अपने इंटरनल कवानीन, जिसके अंदर एक जरूरी बात ये कि इदारा प्रेसिडेंट्स के ऊपर चलता है। अगर कोई चीज पहले कर ली गई हो तो वो इदारा वापस रिपीट करने को तैयार होता है, और अगर किसी चीज का प्रेसिडेंस ना हो तो यूजुअली अपने कवानीन के अंदर इदारा वो नहीं करता। इसके ऊपर सर जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल बात हो रही है वो ये है कि माजी में इवन दो असद दुरानी साहब और इस तरह के एक आध एग्जांपल्स जरूर शामिल हैं, लेकिन वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अंदर ये कि DGISI को आप इस तरह कन्विक्ट करें, जो कि उनकी बड़ी वैलिड रीजन है। जनरल फैज साहब के बारे में एक तो तमाम पाकिस्तान बात करता है कि उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट क्या थी। ये वो सर, क्या ये एक इदारा जाती प्रेसिडेंट्स आपके ख्याल में बन गया है या ये एक वन ऑफ एक्ट है एक ऐसे जनरल के बारे में जो शायद अपने दायरा इख्तियार से बहुत ज्यादा तजावुज कर गया? आप इसको कैसे देखते हैं जनरल साहब? देखिए, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है। नंबर एक, जो आप कह रहे हैं ना कि भाई प्रेसिडेंट सेट होते हैं, प्रेसिडेंट सेट नहीं होते। एक कानून है जो आईन पाकिस्तान के तहत बने हुए हैं, पाकिस्तान एक्ट है, इंफॉर्मेशन, उसके तहत काम होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जराइम के मुख्तलिफ जो भी आप तो ज्यादा बेहतर समझते हैं जी। जहाँ तक ये क्या ये वन ऑफ है, हमारे लिए पाकिस्तान में ये हैरान कौन इसलिए है, इससे पहले हालांकि अगर आप देखिए जो हमारी तारीख है, मार्शल लॉ लगे हैं, फौज इन्वॉल्व रही है इसमें, लेकिन इस किस्म का कोई मिसाल आपको मिली नहीं। असद दुरानी को भी सजा हुई थी, लेकिन उनकी सजा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। जी किताब उन्होंने लिखी, उसमें रॉ के साथ मिलके, रॉ के चीफ के साथ मिलके किताब लिखी, वो तो सर एक डिफरेंट नौयत की बात थी, वो डिफरेंट है। लेकिन ये जो है ना, ये एक वन ऑफ आपको नजर इसलिए आ रहा है। जी सर, जैसा मैंने पहले गर्ज करा था कि DISI इज वन ऑफ दी, ये वो अपॉइंटमेंट है जो शख्स यहाँ पे बैठा हुआ है, कौम के कोई ऐसा सीक्रेट, शायद ही कोई ऐसा सीक्रेट होगा जो इनको नहीं पता होगा। जी सर। और दूसरा, इनके जिम्मे में बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी की है कि दुश्मन के बारे में पूरी खबर रखना। जनरल साहब सॉरी, थोड़ा सा मैं अगर आपकी इजाजत से इसको वाजे कर सकूं, जो हमें नेचुरली मैं और सुनने वालों के लिए भी, लोग कुछ अर्से से लोग अभी कल परसों से बात कर रहे हैं कि एविडेंस क्या है, मवाद क्या है। देखें, ये FGCM था, FGCM के अंदर जहां बहुत सारी दफात लगी, उसके अंदर कुछ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की, OSA की भी दफात लगी, और कानून ये कहता है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो दफात के अंदर मेरिट्स या जो शवाहिद होते हैं, क्योंकि उसमें नेशनल सीक्रेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और DGISI की बात हो रही है, तो ये
पब्लिक एविडेंस नहीं होगी, ऐसे नहीं होगा कि कल को इवन अपील प्रोसेस के अंदर ये किसी पब्लिक के सामने आए, ये मुनासिब बात भी नहीं है, ये कानून की इसमें वो है। लेकिन सर जो हमें ISPR की जो प्रेस रिलीज थी जिसको पढ़ के हमने थोड़ा समझा सर, उसके अंदर कुछ तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात थी, कुछ सर पॉलिटिकल एक्टिविटी में मुदाखलत की बात थी। आपने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जो प्रेस रिलीज है वो पढ़ी हो। अच्छा सर, हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में मुदाखलत के ऊपर तो फॉर एग्जाम्पल करंट गवर्नमेंट कह चुकी है कि माजी में जनरल पाशा जो कि DGISI थे उन्होंने भी की, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के बारे में कह चुकी है कि उन्होंने की, दीगर इस तरह के, माजरत मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, इट्स नॉट, हम इंडिविजुअल्स पे बात नहीं कर रहे, लेकिन मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज, कभी PTI, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, कभी MQM, कभी जमात इस्लामी कहती रही है कि उस वक्त के DGISI ने पॉलिटिकल एक्टिविटी की। और जनरल फैज की कन्विक्शन के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और दीगर चीजें तो जो हैं सो हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी का खास तौर पे कहा गया कि इस वजह से उनकी कन्विक्शन हुई। तो सर मैं प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव में आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये दीगर लोग जिसको फॉर एग्जांपल आज की हुकूमत, जनरल नवाज शरीफ साहब कहते रहे हैं कि जनरल पाशा ने और दीगर लोगों ने इस तरह की, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के बारे में बात करते रहे, जनरल बाजवा की भी बात की, जनरल बाजवा तो चले आर्मी चीफ है ना, हम अभी DGISI की बात करें, वो तो आर्मी चीफ थे ना, उनको अब ये जो मैंने नाम लिए DGISI रहे। क्या सर ये एक डोर ओपन कर रहा है आपके ख्याल में ये कन्विक्शन के कुछ और लोगों के बारे में भी ये कार्रवाई हो सकती है, या ये वन ऑफ पर्सन स्पेसिफिक, गैर मुनासिब लफ्ज है पर्सन स्पेसिफिक, क्या ये वन ऑफ कार्रवाई थी या अब ये फेयर गेम हो गई है इस तरह की कार्रवाई? ख्याल अगर इसको माजी के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखते हैं, जो आप बात कर रहे हैं, हम भी सब सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं जी, और अगर हम ये कहें कि ऐसी बात नहीं थी तो शायद हम भी बहुत ज्यादा, जब तक सबूत ना हो कोई कह तो नहीं सकते कि भाई वाकई इसमें इन्वॉल्व थे, बातें होते रही हैं, सुनते रहे हम लोग भी। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान की फौज ने जनरल अयूब का मार्शल लगा, जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लगा, फिर जनरल मुशर्रफ का मार्शल लगा, ये तो एक हकायक है ना ये सारे जी। इन हकायक से आप सरफ नजर नहीं कर सकते। अगर आप इन हकायक की रोशनी में सजा को देखते हैं तो फिर ये बड़ा वाज़ेह है कि आइंदा इस किस्म के जो काम होगा उसके लिए न सिर्फ मिलिट्री बल्कि सिविल हुकूमतें जो है उनको भी ये इनकरेजमेंट होगी कि इस किस्म की चीज होती है तो वो इसको न सिर्फ सामने लाए बल्कि बाकायदा इस किस्म की चीज को उसका तदारक करने के लिए जो भी कानूनी रास्ते हैं उसको इख्तियार करें। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये भी एक हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देखना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज मैं बात करना चाहता हूँ साथ। जी सर, देखिए फौज को तो हम कहते रहते साथ, हम अपने जो हमारी सियासत है इट हैज रिफ्यूज्ड टू मैच्योर इटसेल्फ। जी सर, ये बैसाखियों पे चली जब से पाकिस्तान बना जी, उसके बाद से बैसाखियों पर खड़े रहने की आदत है इनको। ये खुद अपने आप को एज सियासतदान उनकी अपनी जो अचीवमेंट्स हैं या कुछ लेके आने का या कुछ काम करने का, अगर आप देखते हैं तो तसलसल से अब इनका फेलियर या इनकी नाकामी आपको नजर आती है। और ये बार बार फिर हम ये तो कहते हैं फौज को उधर नहीं जाना चाहिए, हमें ये भी तो पूछना चाहिए ना कि आप क्यों फौज के पास जाते हैं। जी सर। सर मैं आपकी इजाजत से बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। देखिए अनवर भाई, सबसे पहले कानून पे बात करने से पहले, और हम जनरल साहब से सबसे ज्यादा बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं दो जुमले बोल सकूं, ये फौज की सिर्फ बात नहीं है, जनरल फैज की सिर्फ बात नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 3-4 दहाइयों से हमने हर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ऐसी कुछ लोग क्रिएट कर दिए जो इम्यूनिटी से बालातर थे। फॉर एग्जाम्पल मैं गुजारिश करूं, आप पिछले 20-25 साल की तारीख देख लें, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी हाई कोर्ट के जज, मैं वकील हूं इसलिए कह रहा हूं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई कि उन्हें 14 साल कैद हो जाए। इवन वो लोग, जनरल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ एक मुकदमा चला जिसके अंदर बड़ी कार्रवाई हुई, 209 का रेफरेंस किया, दीगर चीजें हुई, इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में, उनके बेटे की करप्शन, अरसलान इफ्तिखार वगैरह की करप्शन के केसेस चले, लेकिन हमने देखा कि उसमें जो भी हुआ, लेकिन किसी वजह से इस्तिस्ना हासिल है उन लोगों को जो एक दफा जज सुप्रीम कोर्ट बन जाए, जज हाई कोर्ट बन जाए, उनको निकाला जा सकता है, वो रिजाइन कर सकते हैं, वो दीगर काम कर सकते हैं, जेल नहीं भेजा गया। इसी तरह सियासतदानों के अंदर एक ऐसा तबका है जिसको किसी सियासी
वक्त की वजह से आज कन्विक्शन हो गई, कल एक्विटल हो गई, आज कन्विक्शन हो गई, कल एक्विटल हो गई, लेकिन ऐसे नहीं हुआ कि किसी को 14 साल कैद हुई और उसने सर्व की हो। सियासतदान तो फिर पीछे रह गए। आप मुझे कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता दें इस तरह का। भाई हम सब, पाकिस्तान का कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हर इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है। कोई कहता है 2018 का ठीक नहीं हुआ, कोई कहता है 2024 का ठीक नहीं हुआ, कहता है 2013 का ठीक नहीं हुआ, कहता है 2002 का ठीक नहीं हुआ। इस सब के दरमियान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स मौजूद थे, कोई कभी कार्रवाई नहीं हुई। इससे भी आगे चलें, आपने वो कराची के अंदर देखा, एक लड़की ने 2 लोगों को गाड़ी के नीचे दे दिया, वो उसकी इक्विटल हो गई। इस्लामाबाद में भी रिसेंटली एक केस हुआ। आपको याद होगा कोयटा के अंदर अचकजई साहब एक एमपीए थे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिखाया कि उन्होंने, उनकी गाड़ी ने पुलिस कांस्टेबल को रौंद कर चले गए, उनकी इक्विटल हो गई। ग्राउंड क्या थी इक्विटल की? लैक ऑफ एविडेंस। सारी दुनिया ने देखा, फिर भी लैक ऑफ एविडेंस पे हो गया। तो हमने पिछले 20, 25, 30 साल के अंदर एक ऐसा तबका क्रिएट कर लिया जिसमें फौजी भी शामिल हैं, जिसमें जजेस भी शामिल हैं, जिसमें पैसे वाले लोग भी शामिल हैं, सीनियर असर वसूक वाले ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। ये फवाद हसन फवाद साहब वगैरह और इस तरह के आहद चीमा साहब वगैरह के बारे में हमारे यही इदारे थे, नैब और दीगर इदारे, जो कहते थे कि इन्होंने ऐसी करप्शंस की हैं। फिर बाद में पता चला कि नहीं हुई। आज दूसरी तरफ के ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ज़ेर इताब हैं, हो सकता है कल को वो निकल आए। ये जो एक होली काओ वाला जो पूरा सिस्टम सिर्फ फौज में नहीं, अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता था, अल्लाह करे कि इस जमूद को ये टूट गया हो फैज हमीद साहब के फैसले के बाद। कि ये बात जो इदारे के अंदर से शुरू हुई है, यही अदालत के इदारे के अंदर भी आए, यही ब्यूरोक्रेसी के इदारे के अंदर भी आए, यही पार्लियामान के इदारे के अंदर भी आए, यही हमारे मनीड क्लास के पर्सपेक्टिव के अंदर भी आए, जो कि जिनको इस्तिस्ना ना हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। कानून के पर्सपेक्टिव में मैं सिर्फ 2 छोटी सी बातें करूं कि ये बड़ी सीरियस ऑफेंसेस हैं और बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लिखा हुआ है कि मुतल्लिका अपील प्रोसेस है। जनरल साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं जो मिलिट्री कानून का प्रोसेस है, लेकिन मेरी नाकिस सी राय के अंदर इसके अंदर एक कोर्ट ऑफ अपील्स का इस मुकदमे को 2 तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर एविडेंस सीक्रेट है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की दफात लगी हुई हैं। तो मेरिट्स पब्लिक में नहीं आएंगे, लेकिन इदारे के अंदर एक अपील का प्रोसेस है जो कि मेरा ख्याल है कोर्ट ऑफ अपील्स है, और फिर आर्मी चीफ उसको पार्डन कर सकते हैं या कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंस। ये मेरिट्स सिर्फ इस सीक्वेंस के अंदर चेक हो सकते हैं, मेरिट्स अदालतों में चेक नहीं होंगे। नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैं गुजारिश करूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरिट्स चेक नहीं हो सकते। ये एविडेंस पब्लिक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, मेरिट भी चेक नहीं हो सकते अपने इदारे के अंदर। अगर आप सुनेंगे तो मैं इसमें गुजारिश, मेरिट्स चेक नहीं हो सकते, वो सिर्फ इदारे की अपील में चेक हो सकते हैं। अच्छा। अगर जनरल फैज ये कहें या कोई भी कन्विक्टेड जो FGCM में कन्विक्टेड हो, वो ये कहे कि मुझे ड्यू प्रोसेस नहीं दिया गया, मेरा वकील नहीं पेश हुआ, मेरी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुई, मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट नहीं दिया गया, मेरे जो ड्यू प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स हैं कि कानून के तकाजे जो इंसाफ करने के लिए पूरे नहीं किए गए, उस ड्यू प्रोसेस को आप हाई कोर्ट के अंदर चेक कर सकते हैं, उसको आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर चेक कर सकते हैं, या आईनी बेंच के अंदर चेक, आईनी अदालत के अंदर चेक कर सकते हैं। मेरिट्स नहीं आर्ग्यू हो सकते। जनरल फैज के अपील में हाई कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि ये एविडेंस है, ये गलत पड़ा गया मेरे खिलाफ। नहीं, एविडेंस सही पड़ा गया, गलत पड़ा गया, ये इदारा जाती अपील के अंदर रहेगा। अगर एविडेंस पड़ा ही नहीं गया, अगर ड्यू प्रोसेस ही पूरा नहीं हुआ, तो ड्यू प्रोसेस के ग्राउंड्स पे ये हाई कोर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर अपीलें जा सकती हैं। बाकी सिर्फ इदारा जाती अपील है जिसके अंदर एक्चुअल एविडेंस और मेरिट्स चेक होंगे। तो बैरिस्टर साहब, मैंने आपसे और अगर मैं इसमें गलत कह रहा हूं क्योंकि टेक्निकल मामला है, जनरल साहब, तो जनरल साहब से इस पे थोड़ी हम जनरल साहब इस पे भी रोशनी डालिएगा और ये बताइएगा कि इस फैसले के बाद आप समझते हैं कि पॉलिटिकल जो शख्सियात इन्वॉल्व थी इस सारी खेल में, वो भी ट्रायल होंगी? तो साथ की बात है ना, जहां तक जो केस के मेरिट का ताल्लुक है या जो एविडेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं जी, अगर आप इतने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ केस चलता है और वो समझते हैं कि मेरिट पे नहीं चला, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है और ड्यू जो प्रोसेस है वो एक स्टेज पे जाकर रुक जाता है, अंदाजा कीजिए कि वो सीधे लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, एक्स लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, उसके 7-8 लाख लोग और मौजूद हैं। अगर वो अपना एतमाद खो दें इस सारे प्रोसेस में, तो ये बहुत बड़ा डैमेजिंग इफेक्ट होगा फौज के लिए। इसलिए फौज में भी ये इतना आसान नहीं है कि आप बगैर किसी वजह के, या वजह इतनी मजबूत ना हो, इतनी बड़ी सजा दे दें। जी, तो ये फौज के अंदर का भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि आप
जनरल फैज में बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ, मैं बात कर रहा हूँ इदारे की, पूरे इदारे की बात कर रहा हूँ। आप एक सिपाही को गलत सजा दे दें, उसको उसका प्रोसेस ना, तो आप अंदाजा कीजिए कि बाकी जो लोग हैं वो क्या महसूस करेंगे। नाइंसाफी अगर आपकी फौज में एक तासुर फैले, तो फौज का अपना एक डिसिप्लिन, जो फौज में जिसका है ही बेसिक ही मेरिट है सारा सब कुछ आपका, वो फिर आप पर डैमेज हो जाएगा और आपका जो एतमाद है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो कुछ भी हुआ है, इट इज वेरी जहां भी ट्रायल हुआ है, जैसे भी हुआ इसका, इट इज बीन वेरी वेरी फेयर टू द एक्सटेंट कि भाई ऐसे गलत काम ना हो जाए जिससे बाकी फौज में तासुर फैल जाए कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये किसी और वजह से सजा दी जा रही है, या जो जराइम जो गिनाए गए हैं वो नहीं है, वजह कुछ और है। तो ये भी एक तासुर नहीं हो सकता इसमें। हाँ जी, जहां तक आपका ताल्लुक है कि इसमें कोई जो इन्वॉल्व थे, देखिए अगर तो कोई सियासतदान इन्वॉल्व है, अगर सियासतदानों ने ऐसा काम किया है जो पाकिस्तान के खिलाफ है या पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है, तो फिर सियासतदानों को सजा फौज तो नहीं दे सकती। हाँ, वो जराइम जो फौज के खिलाफ हुए हैं उसके लिए मेरा ख्याल है साथ हमें बेहतर समझा सकते हैं कि जो ये इजाजत मिल गई है कि फौजी ट्रायल हो सकते हैं लोगों के, तो वो कौन से ऐसे कानून है, और बाकी जो है लेट्स से कोई पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है, कोई भी है जिसके ऊपर बात चल रही है, जिसने तो कैसा काम किया जिससे आप समझते हैं कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सालमियत को या पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचा डायरेक्टली, तो फिर उनको तो डेफिनेटली ट्रायल होने चाहिए। जी चलिए जनरल साहब, मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस फैसले से जो सियासत मुरतब होंगे उसका तज़किरा करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। देखना यह है कि इस गैर मामूली फैसले से मुल्क की सियासी और माशी इस्तेहकाम की राह हमवार हो पाएगी या नहीं। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि इस सजा के बाद फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस सजा को माफ़ कर सकते हैं, या फिर वो अगर वो वादा माफ गवाह बनते हैं उन लोगों के खिलाफ के जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं या इन्हें इन्वॉल्व किया है, तो सजा माफी हो सकती है, फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, या सजा कम की जा सकती है। देखिए, इख्तियार तो उनके पास है, लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है कि वादा माफ गवाह का, मैं ख्याल उससे बात आगे निकल गई है, अभी ये आएगा। अगर मैं गलत नहीं तो इतनी बड़ी सजा के बाद जब वादा माफ गवाह बनेंगे तो फिर इनकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है शायद वो ना रहे जो एक गवाह की होनी चाहिए। जी, ये मेरी एक अन्ना सी राय है। ये इनको फील्ड मार्शल को इख्तियार है, जब उनके पास अपील जाएगी जो फैसला चाहे वो कर सकते हैं, और वो उनको भी ये उनके ज़हन में बात होगी इस फैसले के असरात क्या हैं फौज के अंदर। जहाँ तक ताल्लुक है कि इसके क्या माशी तरक्की कैसे मुमकिन होगी, कुछ होगा, मेरा ख्याल उसको तो कोई लिंक इसमें बनता नहीं, इसलिए कि PSI का या उनको सजा देने से आपकी जो इकोनॉमिक डिके है वो तो नहीं रुक जाएगी ना। जिस तरीके से हम अपने लगे हुए इकॉनमी का बेड़ा गर्क करने, हम सुबह शाम लगे रहते हैं उसका काम करने के लिए, जो हमने इक़दाम किए हैं। हाँ, उन इक़दाम में जहाँ पे भी पाकिस्तान के खिलाफ काम हुए हैं, और मैं और साथ मिलकर बैठ जाए हम दोनों, अगर हम गिनाते रहे तो शायद वो हमसे ये आज पूरा प्रोग्राम उससे काफी नहीं होगा। उसके लिए लगातार जो पाकिस्तान इकॉनमी साथ जो किया गया है साथ, उसको तो दुरुस्त करने के लिए फिर हमारे लिए हमारे अपनी जो आला अदालतें हैं, जो हमारा सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का, वही इसके लिए काम कर सकता है ना। ये तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। मेरा जहां तक सियासत का ताल्लुक है, हाँ वहां जरूर फर्क पड़ेगा। आप लोगों जो सियासतदान थे जो हर दफा भाग के पहुंच जाते थे, कभी गाड़ी में छुप के, कभी किस तरीके से, या और अपने जरा इस्तेमाल करके कि आप हमें मदद कीजिए, मेरा ख्याल वो काम अभी रुक जाएगा। रुकेगा नहीं तो कम से कम इतना कम जरूर हो जाएगा कि आपको जो फुटप्रिंट्स जो बड़े वाजे पहले नजर आया करते थे या लोग कहते थे नजर आते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे इसमें। तो इसलिए सियासत में सियासतदानों को अपने आप को अपने पांव में खड़ा करने की आदत शायद डालनी पड़े इस सारे फैसले के बाद। अगर वो कर लें तो बहुत अच्छी बात है ये। बैरिस्टर साहब, एक तो ISPR की प्रेस रिलीज का जो आखिरी पैरा, उसमें सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना, इसके खिलाफ बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलविस होने के मामले को अलग से देखा जाएगा। ये 9 मई के वाक़यात हैं, एक तो ये तरफ। दूसरा ये फरमाइएगा, आइंदा क्या जो सियासतदान हैं इक़्तिदार के लिए जो फौज की तरफ देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ रुख अख्तियार करते हैं, वो रुक जाएगा, या सियासतदानों को अब ये एक सुनहरी मौका है कि अपनी लड़ाई अपने तय रखनी चाहिए, ना कि इदारे की तरफ
मोर देना चाहिए। आप आइंदा क्यों कह रहे हैं, आज से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं जी। कि आज से अपनी तरफ देखना चाहिए, किसी और की तरफ नहीं देखना चाहिए। मुझे तकरीबन दुख है कि हम, आप और मैं इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा सवाल जनरल साहब से करने चाहिए, लेकिन आपकी इजाजत से और जनरल साहब की इजाजत से अगर मैं इतनी सी बात करूं कि ये जो सियासी इसके अंदर मदाखलत या जो भी आप इसको कहना चाहते हैं, इसकी जो बात ISPR की प्रेस रिलीज में की और फिर उसको बाद में कॉन्वर्सेशंस में जो लोग ISPR के मौक़िफ़ को थोड़ा बेहतर समझते हैं हमसे, मुनीब फारूक साहब और दीगर इस तरह के लोगों ने कहा कि इसको 9 मई से कनेक्ट किया जा रहा है। अगर हम इस बात को मेरे फेस वैल्यू पे लें तो लगता ये है कि इसके अंदर इंदिया ये है कि इसको 9 मई, और 9 मई में भी कोई यास्मीन राशिद साहब से तो फैज हमीद साहब को नहीं कनेक्ट करना ना, मतलब इमरान खान साहब इज रियली एट द कोर ऑफ दिस। तो क्या फैज हमीद साहब कोई ऐसी गवाही दे सकते हैं जो 9 मई में इमरान खान साहब को इम्प्लीकेट करती हो? मेरी इस्तदा ये है, और अगैन हम बाकी की बात जनरल साहब से करेंगे जी, कि अगर है तो फौरन मंजर आम पे लेके आए, क्योंकि इस वक्त मैं नहीं कह रहा, लाहौर हाई कोर्ट के बेल के फैसले में लिखा है कि इस वक्त 9 मई के मुकदमे में इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस है वो 2 ऐसे पुलिस वालों की गवाही पे बिल्ट है, जो एक कहता है कि मैं पता नहीं तौलिया लेके या कंबल लेके टेबल के नीचे था, एक कहता है कि मैं पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, और पुलिस के रिकॉर्ड में वो दोनों लोग उस दिन छुट्टी पे थे। ये लाहौर हाई कोर्ट ने बेल के, इमरान खान साहब को बेल देते हुए इस बात को ऑब्जर्व किया है। इन 2 गवाहान की बेसिस पे इमरान खान साहब को 9 मई के केस के अंदर चार्ज किया गया। अगर फैज हमीद साहब ने कोई इससे मुस्बत बात की है तो फौरन लेके आए, क्योंकि वरना तो वो टेबल के नीचे वाला और एक वो पर्दे के पीछे वाला टोटल कहानी रह गई। जनरल साहब, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कौम बरसों फैज हमीद और जनब बाजवा के बोए बीजों को की फसल काटेगी। वो इम्प्लीकेट करते हैं साथ इन्हें भी, जनब बाजवा साहब को भी। तो आप समझते हैं कि फौज के अंदर ऐसे जो किरदार हैं वो भी इन्वेस्टिगेट होंगे, या उनके मामले में इस तरह का कोई फैसला आएगा, या फिर सिर्फ ये मामला सियासतदानों और फैज हमीद तक महदूद रहेगा? देखिए, फौज में जो कहते हैं बाकी नासिर का तो लिंक ही कोई नहीं है इस तरफ से। आप देखते हैं जी, आम जो कमांडर है, जो चीज है, आम सिपाही है, वो तो अपना ड्यूटी दे रहे हैं ना सारे। जी, ओनली 2 पीपल जिसके बारे में बातचीत होती रहती है, चीफ के बारे में और DI साहब के बारे में बात होती है। 2 भी हमेशा इतराज रखते रहे सारे उसमें। बात यह है कि ख्वाजा साहब की बात सर आंखों पर, लेकिन ख्वाजा साहब को बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे इसमें। ठीक है जनरल साहब, सॉरी, ख्वाजा साहब ने जो एक दफा आपको याद होगा वो बात वो बार बार दोहरा भी रहे हैं कि 2019 के पता नहीं अप्रैल में उनको वो पब्लिकली बात कर चुके हैं कि जनरल बाजवा के ससुर के घर पे फैज हमीद साहब ने बुलाया और कहा कि हम हुकूमत आपको देना चाहते हैं। सर, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के जुमरे के अंदर ही फॉल करेगा। नेचुरली जनरल फैज के खिलाफ इस तरह के शवाहिद भी होंगे। जो इसमें मिलने के लिए गया ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी सर उनको भी इम्प्लीकेट किया जा सकता है, या वो इससे मावरा है? वो से कैसे मामला हो सकते हैं? अगर आप जब इस सारी जो जब वो एडमिट कर चुके हैं कि ये में ले बात आएंगे, हाँ जी, अगर आप सारी चीज को सियासी मैदान में ले आएंगे, सर बात हो रही है, तो फिर कोई सियासतदान इससे मावरा नहीं हो सकता। फिर बहुत सारे सवालों के जवाब सुनाए कहना ख्वाजा साहब को देने पड़ेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर को देने पड़ेंगे। वो खुद भी तो बात कर चुके हैं ना जी, वो कई दफा, और फिर शायद बात और आगे बढ़े। ये मेरा ख्याल है कि ये इतना आसान भी नहीं होगा कि आप ये जो बात कर रहे हैं, ये कि भी फैज हमीद साहब ने कुछ किया या नहीं। अगर फैज हमीद साहब कुछ कर रहे थे, उस वक्त आर्मी चीफ थे, जो भी आर्मी चीफ थे, उस वक्त कोई प्राइम मिनिस्टर था वहां पे, अगर कोई ऐसा काम हो रहा था, इनकी जिम्मेदारी में था ना कंट्रोल करना इसको, कि अपने मैंडेट से तजावज ना करें कोई भी इसमें। अगर तजावज किया है कई मैंडेट से उन्होंने, तो जिसने क्या उन्होंने अपनी जात के लिए किया या उनको किसी जगह से और हुक्म मिला अपने सीनियर से, उनको 2 ही बंद हुक्म दे सकते हैं DI साहब को, या तो चीफ दे सकता है या प्राइम मिनिस्टर दे सकता है। ये भी फिर सवाल तो उठेंगे इसके ऊपर भी, जब इस तरफ जाएंगे आप इस। तो ये मेरा ख्याल है तहकीकात तो डेफिनेटली हो रही होंगी, लेकिन इतना यहाँ ये जो सोशल मीडिया में शोर मचा हुआ है कि इसके बाद एक
سیاسی لیڈر کو یا عمران خان صاحب کو پھانسی لگا دی جائے گی، ایسے میرا خیال ہے اتنا سادہ کام نہیں، اتنا آسان کام نہیں، اس کی بہت بڑی امپلیکیشن ہے. بیکاز جب اب اس سارے معاملے کو ایک تو پیورلی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں ساری چیز کو، اس کو جو آپ سیاسی میدان میں لے آئیں گے ساری چیز کو، تو پھر یہ ایک پنڈورا کا بکسا ہے جو کھلے گا، جس میں بہت سارے لوگوں کو بہت جواب دینے پڑیں گے اس میں. اور پھر میرا خیال ہے کہ کیپر آف آر نیشنل سیکرٹس دی ISI، ان کے پاس بہت سی باتیں ہوں گی، وہ بات کرنے کا کریں گے پھر وہ. بیرسٹر صاحب، جیسے جنرل صاحب نے فرمایا کہ یہ اتنا آسان نہیں معاملہ پولیٹیکلی، اس پہ میں بیرسٹر گور نے بھی کہا کہ ہمیں مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ بھی نہیں رہیں گے. انہوں نے پولیٹیکل جو پارٹی ہے، حکمران جماعت ہے، اس کی طرف اندیا دیا ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ اڈالہ کے باہر اگر مسلسل احتجاج کیا گیا تو عمران کو وہاں سے شفٹ کرنے کا بھی سوچا جائے گا. تو اس پولیٹیکل جو پہلو ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ اس فیصلے کے بعد جو اگر پنڈورا باکس کھلتا ہی ہے تو کیا مستقبل میں آپ دیکھتے ہیں؟ میں سیاست کا سب سے ادنا طالب علم ہوں اور ادارے کے بارے میں تو بہت ہی کم جانتا ہوں، لیکن تو میں جنرل صاحب سے اجازت لے کے گزارش کروں کہ میرے خیال میں جنرل فیض حمید صاحب کی کنوکشن کا ادارے میں ماضی کے افسران، موجودہ افسران، مستقبل کے افسران پہ زیادہ امپیکٹ پڑے گا، سیاست پہ اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا. آپ زیادہ سے زیادہ جو اس میں سیاست میں سب سے زیادہ امپیکٹ ہو سکتا ہے، بھئی یہ تو نہیں کہ جنرل فیض حمید کی انوالومنٹ کی وجہ سے آپ پرائم منسٹر کو تو اندر نہیں کر دیں گے، یا خواجہ آصف صاحب جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کے کوئی انہوں نے سیاسی بات کی تو ان کو تو پروبیبلی اندر نہیں کریں گے، آپ زیادہ سے زیادہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور مقدمہ کر دیں گے. تو جیسے کہ اب یہ بات تقریباً واضح ہو چکی ہے، معذرت کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں لیکن تقریباً بات واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب کا قانونی مستقبل کیا ہے یہ کسی ایک دو مقدمے پہ منحصر نہیں ہے، یہ ایک لارجر سٹوری پہ منحصر ہے. جب تک وہ لارجر سٹوری ان کے لیفٹ پہ رہی تو جتنے بھی مقدمے ہوں گے، اور کوئی نہیں تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جیسے کیسز کچھ بنے، اب ہمیں نہیں مناسب نہیں بات کرنی چاہیے، کسی نہ کسی مقدمے کے اندر وہ اندر ہوں گے. اور اگر حالات ان کے رائٹ پہ آ گئے تو پھر جتنے بھی کیسز ہوں، نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایئرپورٹ پہ بیل دی تھی، وہ اشتہاری ڈکلیئر تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایئرپورٹ پہ بیل دی تھی، وہ عدالت تک بھی نہیں گئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ سیاست پہ کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا. عمران خان صاحب زیر اتاب ہیں، وہ ابھی زیر اتاب ہی رہیں گے، 10 مقدمے ہوں یا 11 ہوں، میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ فرق پڑے گا. جب سیاسی حالات بدلیں گے تو پھر ساری چیزیں ہی بدل جائیں گی. نواز شریف صاحب جب گئے تھے تو وہ اشتہاری تھے، مطلب جب گئے تو اشتہاری تھے، جب واپس آ رہے تھے تو ان کی فلائٹ کا نام تھا امید پاکستان، اس فلائٹ کا نام رکھا گیا تھا جس پہ ان کو واپس بلایا. تو ہماری سیاست میں یہ اتار چڑھاؤ آئے ہیں. ہاں، اس کا اثر ادارے پہ پڑے گا. جنرل مشرف وہ پہلے آرمی چیف تھے جن کے خلاف ایک کاروائی ہوئی، سزا ہوئی. چلیں سزا امپلیمنٹ نہیں ہوئی وہ بات اور ہے، لیکن ایک ایسا دروازہ جو جیسے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی فرمایا، ایک ایسا دروازہ جو جنرل ایوب کے وقت بند رہا، جو جنرل یحییٰ کے وقت بند رہا، جو جنرل ضیاء الحق کے وقت بند رہا، اس دروازے کو تھوڑا سا کھولا گیا. نون لیگ نے کھولا آرمی چیف کے خلاف کاروائی کر کے اور سزا دے کے. اسی طرح اب نون لیگ کے اس دور میں ایک ایسا دروازہ جو ماضی میں تقریباً بند تھا، جنرل اسد درانی ورا کے مقدمات کچھ اور ہیں. انفیکٹ وہ اصغر خان کیس کے اندر سپریم کورٹ نے FIA کو ڈائریکشن دی کہ مقدمہ پرسو کریں، انویسٹیگیشن کریں، وہ آج تک نہیں ہوئی کیونکہ اس کے اندر بڑے اثر و وثوق والے لوگ موجود تھے، فارمر DG ISIs موجود تھے، اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی. لیکن نون لیگ کی اس گورنمنٹ نے یہ دروازہ تھوڑا کھول دیا ہے کہ آپ DG ISI کے خلاف کرمنل ایکشن 14 سال کی قید لے سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کا سیاست میں کم اور ادارے پہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اثر پڑے گا. یہ میری ناقصی. جنرل صاحب، میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں جو بیرسٹر صاحب نے کہا کہ اس کا سیاسی اثر کم اور ادارے پر اس کا اثر زیادہ پڑے گا. آفٹر دی بریک اس پر روشنی ڈالیے گا. ویلکم بیک. جنرل صاحب، بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ اس فیصلے کے ادارے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ بیرسٹر صاحب کہتے ہیں پولیٹیکلی اس کے اثرات کم، اس پر ادارے کے اثرات زیادہ امپیکٹ کرے گا، وہ پڑیں گے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ ادارے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ادارے کا جو تعلق ہے، ادارے میں تو بڑے واضح ہے سب کو، اور اس میں بڑا اور اس کو واضح کر دے کہ نو ہولی کاؤ ادارے کے اندر بھی.
फॉर्मर DISI उसको सजा हो सकती है, जी इसके बारे में कहा जब मैं नहीं कह रहा हूँ कि he is supposed to know everything which is going around within the country or outside. तो उनको सजा हो सकती है, फिर और कोई जुर्म करेगा तो बचेगा नहीं इससे, ये तो बड़ा वाज़ेह है। पहले भी ऐसा होता रहा, भी होगा, ये आइंदा भी यही होगा। इदारे में तो जो है वो चीज बड़े, उसमें कोई ज्यादा उस लिहाज से जो हम ये समझ रहे हैं ना कि भाई पहले इदारे में लूट मची हुई थी, अब इदारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये ऐसी बात नहीं थी। इदारे में पहले लूट मची हुई नहीं थी, अब तो खैर बड़ा वाज़ेह हो गया इससे। हाँ, सियासी असरात को मैंने कहा ना कि इसको अगर आप सियासी मैदान में लेके जाएंगे तो साथ ने तो बड़े अच्छे अल्फाज कह दिया ना, तो मैं कह रहा हूँ कि टेक इट टू, जब इसको आप सियासी मैदान में लेकर जाएंगे तो उसके असरात फिर जो सियासत में पहुंचाना आएगा ना, वो बड़ा एक पूरे सिस्टम को आपको हिला के रख देगा। वो ये भी याद रखिए, क्योंकि फिर ये जैसे मैंने कहा ना, इससे पहले हम बात कर रहे हैं कि भाई ये कुछ लोग खुद भी तो आके बैठे हैं ना, DISI की गोद में खुद भी आके अपने आप को पेश करते रहे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो बहुत सारी बातें निकलेंगी बात इससे। तो ये सही है कि मेरा ख्याल है इसको ज्यादा सियासत की तरफ या सियासी मैदान में इस मुकदमे को लेके जाया नहीं जाएगा, एटलीस्ट मेरी राय ये है। और अगर मैं कोई बात मेरी कोई वजन रखती है तो मेरा ख्याल ये होगा कि इसको हम सियासत की तरफ मत लेके जाएं, इसको प्योर मिलिट्री रूल्स के मिलिट्री के तहत रखें इसको, ताकि जो हुआ वो जो भी जराइम थे फौजी लिहाज से, उनके लिहाज से सजा मिल गई। इससे आगे जिस तरह भी लेके जाएंगे और जो भी इसको हम ट्विस्ट देने की कोशिश करेंगे, अगर ट्विस्ट की बात शायद सही मैं नहीं कह रहा, फिर अपना ख्याल है कि इसको हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है ना, आपकी एक तो इदारे की बात है, इंडिविजुअल्स की बात है, फिर अब मुल्क की बात, नेशनल सिक्योरिटी की बात, नेशनल बैलेंस की बात, कौम में जो हिजान अंगेजी को खत्म करने की बात, ये सारी चीजें फिर एक तरफ से ले जाएंगे सारी। बैरिस्टर साहब, सेनेटर फैसल वाडा साहब आजकल बड़ी सुर्खियों में हैं, और वो जो बात करते हैं और वो बड़े इदारे के बिहाफ पे करते हैं, वो कहते हैं कि फैज हमीद साहब आप इमरान खान के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। तो तीन बातें जी। एक ये कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे रहे हैं तो फौरन उस पर कोई कार्रवाई करें, क्योंकि इस वक्त तो वो 2 पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा खड़ा है जो इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट कह चुकी। दूसरी बात ये जो आपने अभी कही, ये हम भी बात करते हैं कि फैसल वाडा साहब इदारे के बड़े करीब हैं, उनके बिहाफ पे बात करते हैं। मुझे हर दफा बात करते हुए थोड़ा सा दुख होता है। इदारा एक बड़ा सीरियस इदारा है, इस इदारे में बड़े सीरियस लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की सरहदी नजरियाती दीगर चीजों के दिफा में रोजो शब शामिल हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाने दी हैं, ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इस रात को उस सर्दी में किसी पोस्ट पर खड़े हैं। और अब क्योंकि ISPR का जो दफ्तर है वो तो तमाम फोर्सेस का, सिर्फ फौज का नहीं, ट्राई सर्विसेज, इंटर सर्विसेज है, तो उनकी बड़ी सीरियस, बड़ी मैच्योर, बड़ी नपी तुली उनकी बात होती है। मेरा ख्याल है कि फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू को इदारे की गुफ्तगू नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो जो बात करते हैं वो मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन कम से कम हम जो नेशनल टीवी पे बैठे हैं, हम इदारे की तकरीम में जनरल साहब बात कर रहे हैं, एक सीरियस बात कर रहे हैं, इदारे से मुंसलिक रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जनरल साहब की थॉट इदारे की थॉट के करीब है, लेकिन अताउल्ला तारड़ और फैसल वाडा और मुहतरम होंगे सियासी सर्कल्स में, लेकिन उनकी गुफ्तगू का अंदाज मेरा नहीं ख्याल के ट्राई सर्विसेज की सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि ये 2017 में जब TLP फैजाबाद धरना केस था, उसमें भी मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर जनरल साहब सामने आए फैज हमीद साहब, फिर 2019 में, फिर 2021 में जब वो काबिल में उनकी तस्वीर वायरल हुई, फिर उसके बाद 2021 के बाद जब वो कोर कमांडर पेशावर भी रहे, तो मुख्तलिफ औकात में जब वो ताकत में थे, जब वो ओहदे पर थे, उस वक्त से ये सब कुछ होता है। तो ऐसे मामला को उसी वक्त स्टॉप क्यों नहीं किया जाता, ताकि माजी में या फिर मुस्तकबिल में ऐसे इंसिडेंट ना हो, वाकयात ना हो और जगह सही ना हो? देखिए, बहुत सारी चीजों को आपने एक साथ लिंक कर दिया है, वो उनका लिंकेजेस बनता नहीं है। इफ यू डोंट माइंड प्लीज मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। जी जी।
ایک تو آئی ایگری ود سار ٹوٹلی کہ کوئی شخص فوج کو سوائے DSPR کے کوئی فوج کو ریپرزینٹ اور نہیں کرتا. میں فوج کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. میں ایز اے ایکس فوجی جو تھوڑی بہت میری زندگی اس میں گزری ہے اس تجربے کی بنیاد پر میں کوئی بات کر رہا ہوں. اس سے اس کا ادارے سے اگر آج کہہ دے کہ جو میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں تو ادارہ بالکل صحیح ہوگا اس بارے میں. جی یہ بڑا واضح ہے اس میں. اس طرح اور بھی دوسری شخصیات جو اپنے آپ کو پیش تو ایسے کرتے ہیں کہ کیونکہ یہی بدقسمتی یہی ہے ہماری کہ یہ لوگ جن کو سیاسی میدان میں اپنے آپ کو منوانا چاہیے وہ اپنا لوہا منوانے کے لیے ایک ان کو وہ سہارا چاہیے جس کو ہم ادارے کی بات ہم کر رہے ہیں. اس پہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے کہ کیا یہ سب تسلسل واقعات کرنے کچھ کام انہوں نے DISI کیے جو ان کو کرنے تھے. اگر وہ کابل گئے ہیں تو خود نہیں گئے, ان کو بھیجا گیا کابل. ان کو کوئی میسج دے کر بھیجا گیا تھا جو انہوں نے جا کے اظہار کیا. اگر ان کا جو انداز بیان شاید غلط ہو یا صحیح ہو یا پسند نہ ہو لیکن کسی اس کو وہ خود نہیں گئے, ان کو بھیجا گیا تھا. کسی اتھارٹی نے ان کو جانے کی اجازت دی, کسی کام کے لیے بھیجا گیا. تو اس کو آپ لنک مت کریں. ایز اے کور کمانڈر اگر انہوں نے اپنے جو کام سے ٹرانسگریس کیا ادر دین لوکنگ آفٹر ہز کور اینڈ دی ایریا آف رسپانسبلٹی ڈیفینیٹلی اس کو اسی وقت روکنا چاہیے تھا جو بھی چیف تھے اس وقت. اگر کچھ ہوا ہے جی یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری چیزیں بہت ساری افواہیں گھڑی جاتی ہیں اور اس میں ہماری مختلف پارٹیوں کے مختلف جو ہے نا وہ گڑھ بنے ہوئے ہیں. سر میں آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا آپ سے تھوڑا سینسیٹیو سوال پوچھوں, ہمارے پاس وقت کی بھی قلت ہے. سر جب آپ اس کو ہسٹری کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں یا آپ اس ڈیسیژن کو فیوچر کے پرسپیکٹو میں 2-3 سال اس لمحے کو نہیں 10 سال 15 سال 20 سال کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس کا سیاستدانوں پہ زیادہ امپیکٹ ہوگا یا اس کا ادارے پہ زیادہ امپیکٹ ہوگا؟ میجر امپیکٹ ادارے پہ ہے اور یہ رہے گا امپیکٹ. کافی دیر تک اس کے جو ہے نا یہ آفٹر شاکس محسوس کیے جاتے رہیں گے اور لوگوں کو بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت محسوس ہوگی جب بھی کچھ کام کرنا چاہیں گے جو اپنے مینڈیٹ سے یا اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اسے باہر قدم رکھیں گے. اس میں ان کے لیے بہت ہوگا. سیاستدانوں کا تعلق ہے جی اس میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب سیاستدانوں کو بھی اپنا رخ کہتے ہیں پہلے پنڈلی کی طرف موڑ دیا یا ادھر اسلام آباد کی طرف موڑ دیا, اب وہ اپنا قبلہ سیدھا رکھیں. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ, آپ کا کام ہے ہم نے آپ کو جنرل صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے بعد آلریڈی آپ جیسے کہ جانتے ہیں آج کل کی تو اللہ کا شکر ہے حکومت نہ پنڈی کی طرف دیکھ رہی ہے نہ اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے, بس وہ اپنی طرف دیکھ کے کام کر رہی ہے. میرا خیال ہے یہ امپیکٹ تو آلریڈی نظر آ گیا. ٹائم ختم ہو گیا. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر سعد رسول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. قوم کے لیے ہمیں ایسے فیصلے کرنے چاہیے جو دیر پا ہوں اور جو ملک کی سلامتی کے لیے کارگر بھی ثابت ہوں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.